सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। और बारिशों ने सबको थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, जूम आउट भी स्लो हुआ, बट नेवर माइंड। आज मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ टाइम पे वर्दा। फाइनली, क्योंकि मुझे पता है हमारे ऑफिस आने का एक रास्ता और खुल गया है, तो ट्रैफिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया होगा होपफुली। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची का वो एरिया है जो पाकिस्तान को अरबों रुपए कमा कर देता है, पर सैडली कराची का जो हाल है बारिशों के बाद अफसोस की सूरत हाल है, रोने का मकाम है। और इतना रो चुकी है कि अब हंसी आ रही होती है और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कि हाय वंस अगेन वी आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। पहला वो एक बात होती है ना कि आपको जब सदमा लग जाता है ना और आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना तकलीफ है अपना रोना रो रो के, तो आप एक नेचुरल एक प्रोसेस, एक ह्यूमन एक नेचर है, आपको हंसी आना शुरू हो जाती है। कितना वक्त हो गया बारिश को रुके आप भी हंस रहे हैं। कितना वक्त हो गया बारिश को रुके हुए। अब हम ये वाली खबरें ना हंस के बताते हैं कितना वक्त हो गया बारिश को रुके हुए, लेकिन पानी उसी तरह खड़ा हुआ है, सड़कें उसी तरह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ड्रेनेज का सिस्टम वर्दा नहीं बनाया जा रहा, बस मशीनें और पाइप खरीदे जा रहे हैं कि जब यहाँ पानी जमा होगा हम एक मोटर लगाएंगे, पाइप गटर में डालेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। खयाबान इत्तेहाद DHA का मेन तरीन इलाका बंद है पिछले 3 दिनों से, शुजात से लेकर शाहीन तक बंद है इत्तेहाद का रोड। मुस्लिम फेज 5, फेज 6, फेज 4, फेज 8, भाई ये तो पोश इलाके हैं जहां पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इतना बड़ा इदारा उनको चला रहा है, इतने बड़े बड़े लोग, बावर्दी लोग वहां पर बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर बनके, लेकिन सैडली हम देखते हैं कि वर्दी होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि इन बारिशों ने जलथल एक कर दिया और डिफेंस और नाजाबाद एक हो गए, ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन कबाब रहा। तो सूरत हाल ये है कि फायदा क्या है ऐसे DHA में रहने का, इतने महंगे महंगे इलाकों में, ऐसे पोश एरियाज में रहने का। जब बारिश होती है तो वहां पे इतना पानी होता है, कश्तियां चलानी पड़ जाती हैं आपको, वहां पे टैंकर्स डालने पड़ते हैं कि पानी वहां पे आता नहीं है, गैस वहां पे आती नहीं तो आप LPG यूज करते हैं, गैस सिलेंडर्स यूज करते हैं। तो फायदा क्या है? यही वजह है वर्दा कि मैं कहता हूं कि मलिक रियाज को ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दे, ताकि वो पूरे पाकिस्तान को जो है ना बैरियर टाउन जैसा बना दे और सारा ड्रेनेज सिस्टम और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सही तरीके से हो, और कोई तरीका मुझे नजर नहीं। रोने वाली खबरें हैं तलहा, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने जब न्यूज देखी तो मुझे एक और शॉक मिला, बिजली का झटका लगा मुझे एक बहुत बड़ा। टैरिफ नहीं, बिजली का झटका लगा। वो क्यों लगा? तो AC बंद कर दिया था सुबह सुबह उठते ही मैंने। बताते हैं आपको क्योंकि हम नजर डालते हैं हम पहले टॉप स्टोरीज पे, फिर आगे चल के आपको शो में बताएंगे। सोना 10,500, बिजली 11 रुपए फी यूनिट महंगी, डॉलर 240 रुपए, बैरूनी कर्जे 126 अरब डॉलर से ऊपर, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हालात किस नहज तक जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। अजब सियासत की गजब कहानी, PTI के 140 अरकान ने इस्तीफे दे दिए, मंजूर सिर्फ 11 के किए गए। किस्तों में इस्तीफों की मंजूरी की आड़ में इत्तेहादी क्या प्लान बना रहे हैं, आज बात होगी। बलूचिस्तान में बेबसी पर हर आंख अश्कबार, फिर भी मुतासरीन बेयार व मददगार। लसबेला से खुजदार तक और पंजगोर से झलमक्सी तक सूबे में हर तरफ तबाही के मनाजिर, सोशल मीडिया पर तूफान बपा है। और कचरे को कैसे ठिकाने लगाएं, माहौल को कैसे महफूज बनाएं, कराची का नया स्टार्टअप मसाइल का नया हल लेकर आया है। 100% रिसाइकलिंग मिंट का ख्वाब। आपको सुबह को वैसे बता, जो बिजली का झटका लगाना वो उसको मैंने काबू कर लिया है। कैसे? पिछले महीने मेरा बिजली का बिल आया। हम एक फ्लैट में रहते हैं 3 बेडरूम के, जिसमें 2 AC लगे हुए हैं 1-1 टन के, और वो कम वक्त ही चलाते थे हम। लेकिन पिछले महीने मेरा बिल आया था 40,000 रुपए। इस महीने में जुलाई में मेरी बेगम ने क्या किया कि उन्होंने कहा जो पीक आवर्स हैं 6 to 10, इसमें आप अपने अप्लायंसेस कोशिश करें कि आपका जो डिस्पेंसर है आप बिजली कम इस्तेमाल, फिर AC तो बिल्कुल ना चलाएं इस टाइम के दौरान, क्योंकि इस टाइम यूनिट आपका डबल ट्रिपल होता है, बिल बहुत बढ़ जाता है। तो जुलाई में मेरा बिल आया 25,000 रुपए। अच्छा, इतना ये सारा कुछ करने से तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया या रब्बुल आलमीन कि आपने के इलेक्ट्रिक को इतनी तो अकल दी है कि अगर कोई बिजली कम इस्तेमाल करे तो उसे कम बिल दिया जाए। क्योंकि जिस तरह टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इट इज इनसेन। जिस तरीके से GST है वो 6,000 रुपए लगा दिया था हर दुकान के ऊपर, चाहे दुकान बंद भी पड़ी है 6,000 का बिल उसने देना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के जो 40% लॉसेस हैं वर्दा, विच अमाउंट टू बिलियंस ऑफ रुपीज, यानी अरबों रुपए की बिजली हर माह चोरी हो रही है।
उसको खत्म नहीं किया जा रहा। तलहा वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें मईशत की, तो आपको पता है डॉलर कहाँ पहुंच गया है? कौन सा डॉलर? किसका डॉलर? हमारे पास डॉलर है ही अरे नहीं। भाई आप याद करें, आज हेडलाइंस में चला रहे हैं ना डिफॉल्ट। मैं कब से कह रहा हूँ डिफॉल्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के कर्जे 126 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं और इंटरबैंक में डॉलर 240 का हो चुका है। बिजली आप तकरीबन समझे 12 रुपए यूनिट महंगी हो चुकी है और मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा का नई बुकिंग्स कैंसिल करके रकूम वापस करने का फैसला हो चुका है और सुजुकी कंपनी की जानिब से प्रोडक्शन बंद करने की जो है वो धमकी आई है, या फिर आप कहें वो उस पर गौर कर रहे हैं कि शायद सुजुकी कंपनी अपनी प्रोडक्शंस बंद कर दे। अगर हालात यही रहे तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, या जैसे कि हम अपने शो में हमेशा तलहा कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आपने टोयोटा का जिक्र किया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं कि टोयोटा ने अपने कंज्यूमर्स के साथ क्या किया। अप्रैल में कहा गया कि सितंबर से तक जिसकी भी डिलीवरी आए वो फुल पेमेंट जमा करा दें ताकि उनकी प्राइस लॉक हो जाए। डॉलर बढ़ रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज हो तो उन पर इंप्लीमेंट ना हो। पर सैडली देखा यह गया कि अप्रैल में लोगों ने अपनी गाड़ियां, सोना, अपने एसेट्स बेचकर पूरी पेमेंट जमा कराई गाड़ियों की। वो गाड़ियां करोड़ रुपए तक की थी। इसमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्च्यूनर, लेजेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रॉको, रिवो की। फिर क्या हुआ कि गुज़िश्ता रोज जब नोटिफिकेशन आया ना तो उसमें यह तो बताया गया कि हम पैसे वापस देने को तैयार है थोड़े से मार्कअप के साथ। लेकिन ये नहीं बताया कि जिन लोग की हमने प्राइस लॉक अप्रैल में कर दी थी पूरे पैसे लेकर, उन लोग की प्राइस लॉक खत्म हो गई है। यानी फिर से वो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी और वो लोग जब अपनी गाड़ी की डिमांड करेंगे जो रिफंड नहीं लेंगे उनको 3 महीने का मजीद इंतजार एक्स्ट्रा भी करना होगा और वो 25-30 लाख रुपए गाड़ी पे ऊपर भी देने होंगे। तो अंदाजा कीजिए में उन्होंने पैसे दिए थे तो उस वक्त रुपए की वैल्यू क्या थी, अब वो पैसे वापस देने को तैयार है, अब रुपए की वैल्यू क्या है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी डाउनग्रेड हुई, ये कितना मार्कअप दे रहे हैं और फिर भी प्राइस लॉक नहीं है। जब गाड़ी देंगे तो मजीद पैसे मांगेंगे। अल्लाह अकबर। हमारे पास बात करने के लिए इस बारे में कार डीलर इंडस्ट्री से मौजूद हैं जाफर जीएम साहब, उनसे बात करेंगे। कार डीलर एसोसिएशन, जी कार डीलर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। वालेकुम। वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये और बताइए, साथ हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी हम डिस्कशन में वेलकम कहेंगे और थैंक यू कहेंगे, उन्होंने अपना टाइम दिया। पूछिए। जी जाफर साहब, ये बताइएगा कि सुजुकी कंपनी जो है वो सोच रही है कि उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाए, टोयोटा ने जो है वो एडवांस वापस करने का फैसला कर लिया है, तो इतनी इंडस्ट्री क्यों डूब रही है, मईशत कहाँ जा रही है? अगर हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने सीकेडी पे बैंड लगाया हुआ है ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पे। अब जब आप इंपोर्ट के ऊपर जब बैंड आपने लगाया हुआ, आप इंपोर्ट ही नहीं करने देंगे तो किस तरीके से गाड़ियां यहाँ बनेंगी? प्रॉब्लम ये है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंडस्ट्री एक बहुत ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्रियां हैं और गवर्नमेंट को इन रेवेन्यू से ही बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। इन्होंने कुत्ते बिल्ली का खाना तो इन्होंने ओपन कर दिया, मैकअप इन्होंने ओपन कर दिया कि भाई आप इंपोर्ट, लेकिन ये रॉ मटेरियल, सीके टिकट्स, ये चीजों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जाफर साहब सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए टोयोटा ने जो किया अभी कि उन्होंने अप्रैल में पूरी पेमेंट ले ली थी और बोला कि हम प्राइस लॉक कर देंगे और फिर जो नोटिफिकेशन आया उसमें फिर बोला कि 3 महीने मजीद इंतजार भी होगा और अब आपकी प्राइस लॉक भी खत्म हो गई। जिन्होंने अप्रैल में पैसे जमा कराए थे वो आज हमसे रिफंड ले लें थोड़े से मार्कअप के ऊपर। सर ये कोई नाजायज बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कमिट किया हुआ था कि हम प्राइस लॉक कर रहे हैं, अब वो प्राइस फिर से बढ़ेगी। ऑलरेडी हम गुज़िश्ता रोज देख रहे हैं 30 लाख रुपए गाड़ी लेजेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए। तो ये मार्केट इस वक्त कहाँ जा रही है? क्योंकि ये तो गाड़ियां लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी, लगे रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टर ही कूदेगा इस मार्केट में। चला एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया है। अब लोगों की डिमांड है, सप्लाई है नहीं, तो कहां से पूरा करें? सीकेडी आ नहीं रही, गाड़ी बन नहीं रही, तो कहां से होगा? अभी बिलियंस ऑफ रुपीज कार मैन्युफैक्चरर ने लॉस भरा है प्राइस की वजह से, डॉलर की वजह से। जो कंपनियों ने प्राइस को लॉक किया हुआ था वो 5-5, 10-10 बिलियन रुपीज उन्होंने डिफरेंस ऑफ अमाउंट जो डॉलर की एक्सचेंज रेट में आया है उन्होंने अपने पॉकेट से भरी है। कैसे? अगर ये कंपनी भरते रहेंगे पैसे तो ये तो दिवालियों में चले जाएंगे, कैसे रेजिस्ट करेंगे? अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको ये समझ नहीं आ रही, वो लेग पुलिंग में लगे हुए हैं एक दूसरे की। कम से कम वो ये सोचे कि मुल्क को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। जाफर साहब, शायद साहब के साथ शामिल करते हैं। मैं जाफर साहब से पूछना चाह रही थी, जाफर साहब तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस वक्त फौरी इकदाम क्या करने चाहिए ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ी बहाल हो सके? ठीक है, मैं तो ऑटोमोबाइल के साथ मैं पूरी इकोनॉमी की एक बात कर रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को सोचना चाहिए
कि हमारे पास किसी भी तरीके से रेवेन्यू आना चाहिए। हमारे अगर एक्सपोर्टर्स के जो पैसे बाहर पड़े हैं वो उनके पैसे मंगाने चाहिए, पाकिस्तान के खजाने में डॉलर्स आने चाहिए, रेमिटेंस मंगाने चाहिए। राइट जाफर साहब, शायद साहब आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि देखिए अब जो हमारी इंडस्ट्रियां इंपोर्ट पे सरवाइव करती हैं, यानी हमें सामान चाहिए ताकि हम उसको फिनिश गुड में प्रोड्यूस करें, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई करें मार्केट में। सैडली ऑटोमोटिव सेक्टर को इंपोर्ट नहीं करनी दी जा रही किट्स, जिन किट्स को वो गाड़ियों की शक्ल में असेंबल करके यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में अगर ऑटो सेक्टर बंद हुआ, सर आपको मालूम है कि पिछले गुज़िश्ता चंद सालों में कितने सारे ऑटो प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए हैं, मजीद हम देख रहे हैं नए एंटर भी हो रहे हैं। ऐसे में तो सर बेरोजगारी बढ़ेगी और मुश्किलात में इजाफा होगा, हुकूमत बड़ी परेशान हो जाएगी अगर इस तरह इंपोर्ट बंद रही मुसलसल सीकेडी किट्स की। जी मगर हुकूमत क्यों परेशान होगी? परेशान होंगे पाकिस्तान की मईशत, परेशान होंगे पाकिस्तान के अवाम, परेशान होंगे पाकिस्तान के ताजिर। तो लेकिन हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा उनको नहीं, वो तो कमा रहे हैं ना। देखिए ना, ये तो अपने शेयर जो हैं वो बेच देंगे और उनसे वहां से डॉलर ले आएंगे। ये तमाशा शुरू हो गया है ना। देखिए बुनियादी मसला क्या है, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व तेजी से गिर रहे हैं, हमारे रुपए की कदर तेजी से गिर रही है और हुकूमत को पता है कि यहाँ से स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में। देखो आपको बता दूं, जिस वक्त यहाँ रेट है अफगानिस्तान में 255 रुपए का रेट है, 15 रुपए का फर्क है। अब भारत ने ये किया, तो भारत के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है और उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। वो रेट ऊपर जा रहा है, तो जब वो रेट ऊपर जा रहा है यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, तो हम उस स्मगलिंग को रोकना क्यों नहीं चाहते? अफगानिस्तान में 255 रुपए, यहाँ 240 रुपए का डॉलर क्यों है? सर कौन है जो स्मगलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है? सर स्मगलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, शायद साहब बता सकते हैं? देखिए स्मगलिंग जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में तो स्मगलिंग से मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, स्मगलिंग से जो डॉलर जा रहे हैं इससे रुपए की कदर गिर रही है। तो हुकूमत को मौका मिल रहा है कि जी रुपए की कदर गिर रही है तो हम अपने शेयर्स बेच देते हैं, हम ये औने पौने जो है ना किसी गैर मुल्कियों के हाथ बेच देते हैं, बाई बैक करेंसी बेचते हैं। तो इसके लिए कल कानून बनता चला गया। तो अब फिर दूसरी है कि इम्पोर्ट महंगी हो रही है, हर चीज आवाम के ऊपर जा रही है, लेकिन हुकूमत को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहे हैं। शाहिद साहब कता कलामी की माजरत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, हम स्मगलिंग को रोक नहीं सकते? ईरानी तेल, ईरानी बिस्किट, ईरानी चॉकलेट, ईरानी लस्सी पूरे पाकिस्तान में मिल रही है। कराची से 2 घंटे दूर हब पे आपको ईरानी पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन हम स्मगलिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन जो इंपोर्ट हो रही है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से, हम अगर इस तरीके से इंपोर्ट बंद करके अपनी बेसिक जो रेवेन्यू जनरेशन इंपोर्ट से होती थी, हमारी इंडस्ट्रीज चलती थी, उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन हम स्मगलिंग बंद नहीं कर सकते, तो हम तो सर बड़े बेवकूफ हुए। नहीं मोहतरम, आपने 2 दफा कहा कि हम स्मगलिंग रोक नहीं सकते। नहीं, हम तो स्मगलिंग एनकरेज कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये अंधे को भी नजर आ रहा है जनाब, रोकना तो बात की बात है ना। हम तो एनकरेज कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि यहाँ से स्मगलिंग हो मुख्तलिफ मुल्कों में। और इस वक्त डॉलर जो है जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यही है, तो हम स्मगलिंग को तो बढ़ा रहे हैं। शायद साहब इस वजह से हमारे मुल्क की मईशत तो शायद साहब इस वजह से हमारे मुल्क की मईशत तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। डॉलर 240 पे जा चुका है। 300 में श्रीलंका पे जब डॉलर हुआ था तो मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। तो आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है? एक तरफ हम सोचते हैं कि अगर हम बात करें बैंकर से तो वो कहते हैं कि जी एक तरफ हम ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं तो कितना नुकसान होगा? पेट्रोल नहीं खुल रही, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। देखिए बात यह है, मैं आपको बता दूं, पहले तो हम बात ये थी कि हम ये बात कर लें कि मार्च में, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्च 2022 में हमारे यहाँ महंगाई 12.7 थी, अब 24% है। कभी किसी ने सोचा कि 24% अगर मेरे मुल्क में ऑफिशियल महंगाई है तो गरीब आदमी मुतवस्सित तबका कहाँ जाएगा? क्या वो सड़कों में निकल के तोड़फाड़ शुरू कर दें, या मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, या अपने बच्चों को मार लें? क्या कर लें? हम जो अशाफिया की मैशत, लूटमार, मुनाफाखोरी, स्मगलिंग, सियासी झगड़े, ये सब में जो लगे हैं, किसी ने सोचा कि भारत में 8%, 15% हमने कर दिया, मजीद बढ़ाने के कर रहे हैं। तो ये चीज जो हो रही है, तो किसी को इस बात का एहसास है कि हम ये भी नहीं बचेंगे। ये मैं आपको बता दूं, अगर आवाम को 24% महंगाई हो गई जो और बढ़ेगी, तो अगर वो सड़कों पे आए, तबाह किया, बीवी बच्चों को मारा, सड़कों पर जो है दहशतगर्दी शुरू कर दी, तो ये भी महफूज नहीं रहेंगे। जाफर साहब हमारे साथ, उनसे भी उनकी राय लेंगे। जाफर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ रहा है, स्नैचिंग इतनी ज्यादा हो रही है, मुल्क के जो दिलवाली की तरफ हम जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जाफर साहब, एडिंग टू द क्वेश्चन, एक बैंकर से मेरी गुज़िश्ता रोज बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगस्त का महीना बड़ा खतरनाक होगा। आप कैसे देखते हैं अगस्त के महीने को?
आप एकदम सलाह सही कह रहे हैं। अगस्त का महीना बहुत ज्यादा खराब है। जैसा एक आप ऑटो सेक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, ऑटो सेक्टर के अंदर एक से असेंबलर नहीं है, इसके पीछे वेंडर्स हैं हजारों की तादाद में, और उनके पीछे लाखों की तादाद में उनकी फैमिलीज हैं। अगर ये इंडस्ट्री बैठती है तो आप समझ लें लाखों लोग रोड पे आ जाएंगे। अब पिछले दिनों आप लोगों ने यूरिया का आपने देखा था बहरान, वो क्या था जो शाहिद साहब कह रहे हैं, वही स्मगल होकर जा रही थी यूरिया। अगवानी किसी ने रोका नहीं, हमारी पैदावार कम हो गई। हमारे पास पूरे 70% हम ज़रात पे हैं और हमारे पास खाने के लिए गंदम नहीं है। तो ये तो हमारे साथ हाल हो रहा है कि हमारे स्मगलिंग को रोका नहीं जा रहा है। सबसे पहली चीज स्मगलिंग को रोकें, डॉलर की प्राइस कंट्रोल करें, वो स्मगल्ड हो रहे हैं तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। लेकिन हम क्या है कि एक दूसरे के झगड़े में लगे हुए, अगर हम घर में लड़ रहे होंगे तो बाहर तो खुला रास्ता मिलेगा ना सबको। राइट जाफर साहब, शाहिद साहब योर लास्ट कमेंट, अगस्त कैसा होगा? अगस्त वर्स्ट हो सकता है। वर्स्ट हो सकता है। वर्स्ट हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाफर साहब कार डीलर एसोसिएशन मौलिक जाफर जीएम साहब आपका दोनों ने में ज्वाइन किया। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अभी भी हमने होश के नाखून लिए तो बहुत देर हो जाएगी। वरना हमारी फॉर्मल इकोनॉमी 400 बिलियन डॉलर के करीब है, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी 1200 बिलियन डॉलर के करीब है, 3 गुना बढ़ी है। वजह यही है हम स्मगलिंग नहीं रोकते हैं, हमारे बॉर्डर से हर किस्म की चीज स्मगल होती है, खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ऑफकोर्स वहां पर पैसे दिए जाते हैं, रिश्वतें दी जाती है, बहुत सारे इदारे लोग मुलविस हैं, मैं नहीं नाम लेता लेकिन वो समझ रहे हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। गुजारिश है खुदारा पाकिस्तान पर रहम फरमाए, मजीद हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करते, मजीद बोझ डाला तो हम एनआरकी और सिविल अनरेस्ट की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि आज स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ा और ये सारी वीडियोस हम देख रहे हैं सीसीटीवी की चोरी चकारी। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का कहा जाए, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे फिर ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। इससे पहले कि मैं आपको मेहमान से मिलाऊं, बड़ा खास मेहमान हमारे पास एक मौजूद है। वर्दा, आप आज इतना तैयार हो के आई हुई हैं, मैं देख रहा हूँ सोफे पे आज आप बैठी हुई हैं और आप अगले घंटे में कहीं जाने भी वाली है, खैरियत तो है ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही है। दूसरी बात ये कि मैं जा रही हूँ, मेरा एक काम है छोटा सा, लेकिन मैं तैयार होकर तो नहीं है, मैं रोज ऐसे ही आती हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज किया है मैंने, बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रेट एंड कैजुअल छोड़ा हुआ है। यू कैन टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ बिग डील। थैंक यू। अच्छा, ये बड़ा प्यारा मेहमान है हमारे पास एक स्टूडियो में, लंदन पलट पाकिस्तानी है हमारे। आपको मालूम है जो पाकिस्तानी दुनिया भर में रहते हैं ना, उनको पाकिस्तान जरा ज्यादा प्यार होता है, और जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं ना उनको थोड़ा सा कम प्यार होता है। वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज को, ये तो हमारा ही मुल्क है, हम यहाँ पे जाकर रोड पे पान की थूक फेंक दे, यहाँ पे ये कर ले, वहाँ पे कोई हमें रोकने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं। लेकिन जो बाहर रहते हैं ना उनको बड़ा एहसास होता है कि ना हम यहाँ पे लाइनों में खड़े होते हैं, हमारे बाप का राज है यहाँ पे, कोई रोकता टोकता नहीं है। यहाँ तो लोग मर्डर करके आजाद घूम रहे होते हैं। भाई अपना मुल्क जिंदाबाद। तला में वो कहावत सुनी होगी, एक जीनी मिलता है एक आदमी को, वो कहता है कि मुझे तुम्हें क्या चाहिए, कोई 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तुम्हें 3 ख्वाहिशें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे वास्ता दे दो। क्योंकि जब वास्ता है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है। वैसे तो हमने सुना है कराची का कचरा एक सबसे अहम और बड़ा मसला, ये बात हम सब जानते हैं, जिसका हल पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो कचरा रिसाइकिल कंपनी है, वो कभी भी रिसाइकिल करने में उसको जो है वो कहेंगे कि उनका कोई अमल दरामद यहीं रोक दो। पाकिस्तान में कोई रिसाइकिल कंपनी नहीं है, यहाँ रुक जाएं आप। पाकिस्तान में कचरा रिसाइकिल नहीं होता, साइलोज में बरी किया जाता है, डंप किया जाता है, साइट्स पे फेंका जाता है। पाकिस्तान में इवन जो इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट वेस्ट है, जिसे हम सनती फुजला कहते हैं, जो बड़ा खतरनाक होता है, बच्चे का पैर पड़ जाए तो पैर उसका जल जाता है, जो नॉर्मली लेदर टेनरीज से निकल रहा होता है, वो तक रिसाइकिल नहीं होता। तो हमारे यहाँ रिसाइकलिंग का कोई निजाम नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये नौजवान जो है बड़ा अच्छा ख्वाब लेके रिसाइकलिंग का, कचरे को ठिकाने लगाने का पाकिस्तान लौटा है, और इनकी बड़ी अच्छी मिंट फाउंडेशन से ये ताल्लुक रखते हैं, और एक स्टार्टअप है जिसके जो क्या कर रहा है, ना सिर्फ कचरा उठा रहा है, आपको पैसे भी दे रहा है कचरा देने के। ओह वाओ, इमेजिन। अच्छा, इनकी फाउंडेशन है, एक मिंट फाउंडेशन तो है ही है, लेकिन मिंट रिवॉर्ड के नाम से है जो ये काम कर रहे हैं। Amazing. और ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके घरों से खुद आके कचरा इनकी टीम आती है, वो उठाते हैं, उसको रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। मैं कहूंगी कि ये वाकई हमारे एक सुपरस्टार हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कि हर कोई काम नहीं करता। तलहा, गवर्नमेंट इतने अरसे में ये कचरा नहीं साफ कर सकी, और उन्होंने इतना बड़ा एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इतना बड़ा बीरा उठाया है कि आपके घरों से इनकी टीम आती है, खुद कचरा उठाती है, और ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, उन कंपनियों तक पहुंचाते हैं जो एक कंपनियां कचरा रिसाइकिल करती हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एहसन रजा, फाउंडर एंड CEO ऑफ मिंट्स रिवॉर्ड्स। कैसे ये ख्वाब देखा आपने एहसन? कितने आपको सीड फंड मिला, इन्वेस्टर्स मिले इस काम के लिए?
अभी तक हमने कोई फंडिंग रेज नहीं की है ओके, और जो जी हो रही है अभी तक इज फ्रॉम माय ओन पॉकेट। ग्रेट। तो ख्वाब कैसे देखा ये? ख्वाब कैसे देखा, जहन में हमेशा से था कि ये एक मसला है, मगर मैं आपको स्पेसिफिकली 2017 में लेके जाता हूँ। आपने जैसे इंट्रो में बताया कि मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ पे जो बहुत बेसिक मसाइल हैं उनका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, और हम वो देखते हैं, दुनिया में उसके मॉडल मौजूद हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई रॉकेट साइंस हमें चाहिए कि हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अनफॉर्चुनेटली आपने क्या गवर्नमेंट कभी कचरा नहीं उठा सकी, कुछ पॉलिटिकल विल है, कुछ माफियाज इन्वॉल्व हैं, और यही सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और फिर एक हमारा माइंडसेट भी है थोड़ा सा। तो 2017 में मैं जब एक दफ़ा वापस आया यहाँ पे, तो बकरा ईद का टाइम था और यही मेरे ख्याल से बारिशों का टाइम था। लैंड किया तो इससे गंदा कराची मैंने उस वक्त नहीं देखा था। मैं हमेशा यहाँ कराची में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, सारा कुछ किया है, था ख़राब कराची, इतना ख़राब कभी भी नहीं था। बकरा ईद के टाइम पे तो आपको और मजीद एक्स्ट्रा कहते हैं ना, सोने पे सुहागा था। तो बस मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि कुछ ना कुछ तो करना है। क्या करना है उस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं था। फिर पूरा समझें 2018-2019 मैंने पूरा काम किया कि इस पर पहले रिसर्च की जाए, जो लोकल डायनामिक्स। ऐसा नहीं है कि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं वहाँ का सिस्टम लेकर आऊँ और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ। ये जो लोकल डायनामिक्स हैं वो बहुत हमारे डिफरेंट है, हमारा जैसे मैंने कहा माइंडसेट भी डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से हमें सोल्यूशन। करंट डायनामिक्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एरियाज में आप एक्टिव है, कहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने पैसे देते हैं कचरे के? पैसे नहीं देते, अभी नहीं दे रहे? पैसे नहीं देते हैं, नहीं देंगे भी नहीं? नहीं, पैसे नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसका रीजन साहब यार आपने क्यों मुझे झूठा ख्वाब दिखाया? खैर ओके, उससे बेहतर है, बताएं। उससे बेहतर ये है कि हम बेसिकली आपको रिवॉर्ड्स देते हैं कि आप जब जितनी दफ़ा कचरा जमा करेंगे आपको उसका जो है डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे, मिंट रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जो हमारी एक ऐप है, लोग ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो ऐप मौजूद है अभी हमारे गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी। तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, लाइक अगर हाउ कैन यू रिडीम दीस रिवॉर्ड्स? रिडीम, हम किसी भी ब्रांड के पास जाएं, आई नो आई एम सिटिंग ऑन नेशनल टीवी, आई प्रोबब्ली कैन नॉट टेक अ नेम, मगर हम किसी भी ब्रांड के पास जो हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, आप वहाँ पे नॉर्मली जो भी शॉपिंग करते हैं, लेट्स से आपकी शॉपिंग 10,000 की है, आपके पास 1000 रुपीज़ के मिंट रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, आपने सिर्फ 9। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एक क्रेडिट कार्ड को हम यूज करते हैं, हमें पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उसके ऊपर आप डिस्काउंट्स या गिफ्ट्स या बहुत सारी चीजें आपको ऑफर होती हैं। ग्रेट आइडिया। अच्छा, ग्रेट आइडिया। करना क्या होगा अगर जैसे कोई चाहता है कि ठीक है जिनके घर कचरा जो है वो रिसाइकलिंग की तरफ जाए, तो उनको करना क्या होगा, कैसे आप तक पहुंचेंगे, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले उनको काम करना है या तो हमारी वेबसाइट पे या हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे अपना साइन अप करें जिसमें उनका एड्रेस भी मौजूद होगा, और हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हम किन किन डेट्स पे जो है आते हैं और कलेक्ट करके जाते हैं। इट विल बी वीकली और बाई वीकली, इस तरह से हमारा एक प्रोसेस होगा डिपेंडिंग कि कितना वॉल्यूम है हमारे वहाँ पे। हम आपके घर आएंगे, आपके घर के फ्री कचरा उठा के लेके जाएंगे, और हम आपको बैग भी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर आपने रिसाइक्लेबल वेस्ट डाल रखना है। ओके, अच्छा, आपकी दो हैं, एक आपकी मिंट फाउंडेशन है और एक मिंट रिवॉर्ड्स है, दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, अगर हम पूरी इस सिस्टम को, इकोसिस्टम को देखें, कचरे को, और जो थोड़ी बहुत रिसाइकलिंग हो रही है, ऐसे तो हमारा रिसाइकलिंग होती नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा डंपिंग यार्ड्स हैं, हमारे यहाँ लैंडफिल्स नहीं हैं। लैंडफिल एक प्रॉपर एक साइंस है, और उसमें फिर बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। हम अक्सर स्ट्रीट चिल्ड्रन देखते हैं, और लोग हम सिग्नल पे भी देखते हैं। सॉरी टू कट यू, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। 65,000 खानदान, 65,000 फैमिलीज हमारे कचरे से अपना खाना रोज निकालती हैं। मैं बढ़ा के बताता हूँ आपको, लेटेस्ट फिगर्स होंगे आपके। 15 लाख बच्चे हैं जो होमलेस हैं, और 99% जो है वो कचरा उठाते हैं। 15 लाख बच्चे ऑल ओवर पाकिस्तान, 1.5 मिलियन। और एक स्टैट आपसे शेयर कर लूँ कि 1.6 मिलियन, ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में इनरोल भी हैं। तो हमारे बल्कि मैं जो लोग सुन रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी से, मैं उनको चाहता हूँ कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ज्वाइन द कॉज। हम चाहते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है 1-to-1, जहाँ पे बेसिकली ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट, हम पैसे नहीं मांग रहे किसी से, आपके थोड़े से एफर्ट की वजह से जो आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हो सकता है किसी एक बच्चे का काम हो जाए। एक बच्चे का। आपने सवाल किया कि मिंट फाउंडेशन में हम क्या करते हैं। मिंट रिवॉर्ड्स तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हम रिवॉर्ड्स देते हैं, आप साइन अप करें, हम आपसे यहाँ से कचरा लेंगे, उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो कचरा हम रिसाइकिल कराएंगे, ऑफ कोर्स उससे कुछ जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू हम जो है फंड करेंगे इनटू मिंट फाउंडेशन। मिंट फाउंडेशन का मेन काम ये है कि जो ये 15 लाख बच्चे हैं, ये 1.5 मिलियन बच्चे हैं,
इनको किस तरह से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लेके जाएं। आइडिया ये नहीं है कि हम उनको खाली पढ़ाएं, बहुत सारी NGOs उस पर काम कर रही हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और हमारा मेन आइडिया ये है कि हम लोगों को कोई लाइफ स्किल प्रोवाइड करें, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, कोई कैमरामैन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि वो यहाँ के कैमरामैन बन सकें, एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आ सकें रादर देन कोई भी कि वो कचरा उठा स्किल जो सकें। चाहे वो आप जी हाँ। पैसे मिंट नहीं कर रहे आप, सॉरी, पैसे मिंट नहीं कर रहे आप रिवॉर्ड मिंट्स कर रहे हैं विच आर मोर वैल्यूएबल। नहीं, वैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट मिंटिंग एनी मनी। Mint Rewards is a profit organization. Mint Foundation is non-profit organization. organization. It's completely independent ताकि कोई conflict of interest ना हो। रिसाइकलिंग कैसे करेंगे एहसन? आपने उसकी इंस्टॉलेशंस, प्लांट्स वगैरह सब लग जी चुके हाँ। हैं? अभी हम फिलहाल क्योंकि एक स्टार्टअप है और आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, सब लोग समझते हैं कि शुरुआत। इसमें एक शुरुआत Think में big, start small. बिल्कुल ये कि कैपिटल आप चाहिए होता है आपको ये प्लांट वगैरह के लिए, डेफिनेटली ये हमारे प्लान में है। हाउएवर अभी हमने आउट है कुछ हमारे जो पाकिस्तान में थोड़े से एक दो रिसाइकलर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हम किस तरह से पाकिस्तान को एज अ कम्युनिटी 100% सस्टेनेबल कम्युनिटी बना लेकिन सकें। ऐसा मेरा यहाँ पे सवाल है कि इतना कचरा है, कैसे उठाएंगे? इतना जगह जगह नहीं, आप तो घरों पे जा के उठाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा यानी कि कोई भी नहीं कर सका अभी तक। सिर्फ हम बातें करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी जो कम्युनिटी वाले हैं वो नहीं कर पाते। जी हाँ। तो और आपके क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या 15 प्लान है लाख आपके? बच्चे नहीं होते तो सोचो क्या हाल होता, कितना कचरा होता है। तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि ये या अल्लाह ने एक मुझे निज़ाम यहाँ हमारे पे मुल्क में एक- बनाया हुआ है कि बच्चे चल रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं और रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक बॉटल्स दे रहे हैं, उनसे 200-400-500 रुपए दिन का कमा रहे हैं। ये ना होते ऐसे तो 200-400 नहीं कमा रहे हैं, ज़्यादा। इट्स लेस देन $1। लेस देन Less than अनफॉर्चुनेटली जी हाँ, जो एक स्टडी है वो लेस देन $1 है और बहुत से इसमें व्हेन ऐसे यू हैं- एवरेजिंग इट आउट। Averaging आपको it जब out. कराची जी, जी, मेट्रोपोलिस में है तो वो ज्यादा कमा ज़्यादा रहा है, जब कमाते वो होंगे। छोटे शहर में तो कम कमा मगर रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता है और वो ये एज अ स्लेव काम करते हैं। Oh my God. अल्लाह मैं आपकी स्ट्रेटजीज और आपकी प्लानिंग्स पूछ जी, रही थी। तो आपने पूछा कि डेफिनेटली एक बड़ा आपको एक लॉजिस्टिक नेटवर्क चाहिए, स्पेशली पूरे पाकिस्तान को कवर करने के लिए। हमारा जो मेन टारगेट है वो अर्बन एरियाज़ हैं। पाकिस्तान में 80% जो कचरा प्रोड्यूस होता है वो 20 शहरों में होता है, तो हमें पूरा पाकिस्तान वैसे कवर नहीं करना है, हमने ये 20 मेन शहर करने हैं। कराची ऑब्वियसली 16,000 टन सिर्फ कराची प्रोड्यूस करता है हर महीने का, तो हमने स्टार्ट कराची से किया है। अभी डिफेंस में आपका एक पायलट प्रोजेक्ट चल जी रहा हाँ, है ना बिल्कुल, ऑलरेडी। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से आपको अभी कितना आपका टाइम लगा है कचरा उठाने, साफ करने, और फिर आगे आप इसको किस तरह से सफाई की quantity तरफ जो हमारी। आसानी होती है और जो हमें मसला नज़र आता है ना, हमें मसला इसलिए नज़र आता है कि हम जब बाहर जाते हैं हमें हर जगह कचरों के ढेर नज़र आते हैं। वो कचरों के ढेर इसलिए ही हैं कि हमने असल जो कॉज जो रूट है वहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। कचरा प्रोड्यूस जो होता है वो हमारे घरों में होता है, हमारे दफातर में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। अगर हम वहीं से कलेक्ट कर लें तो हमें ये बाहर मसला नज़र आएगा नहीं। तो हम लोग एग्जैक्टली उस जो सोर्स है कचरे की, हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप कचरा बाहर ना आने दें अपने घर से, हम आपके घर से ही घर उठा से लें उठा लेंगे। ताकि वो आगे ना जाए। वो इतना कचरा नहीं है अगर आप देखा जाए तो। अग्रीड। लेकिन एक और प्रॉब्लम है ऐसा, जी हाँ, असॉर्टमेंट ऑफ कचरा, कि आपने प्लास्टिक अलग करना है, ग्लास अलग ग्लास अलग करना है, एडिबल आइटम्स अलग करने हैं। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सिंगापुर का होटल था ग्रैंड हयात, उनके यहाँ कोई साल में 6 लाख टन खाना जाया होता था। इमेजिन करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेसमेंट में एक प्लांट लगाया रिसाइकलिंग, जिससे वो बचा हुआ खाना प्रोसेस करके उसकी खाद तैयार की जाती थी। छत पे उन्होंने बाग बनाया हुआ था जिसपे वो सारे अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते थे, वही खाद वहां पर डाली जाती थी। इमेजिन करें क्या कुछ नहीं हो सकता रिसाइकलिंग से, पर सैडली हम लोग तो असॉर्टमेंट कहाँ हमारे करेंगे, यहाँ तो- एक ही थैली में डाल दो सारा कचरा। बिल्कुल कहाँ ऐसे ही है। प्लास्टिक शीशा सब कुछ अलग कौन करें। 3 बिन्स रखेगा? मसला हमारे यहाँ यही है ना? यही मसला है बड़ी। मैं आपको वैसे बता दूं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि जब ये बाहर सारा कचरा स्पेशली फूड वेस्ट के साथ मिक्स होता है तो हम वो रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। और गंदगी अलग होती है। गंदगी अलग। हमारा भी इस वक्त इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास इंपोर्ट बिल हमारा बहुत Economy बढ़ नहीं गया है। इकोनॉमी इकोनॉमी भी नहीं अभी है। economy नहीं है। हम कितने साल लगेंगे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची हमें साफ दिखाई देगा, कचरे से पाक साफ दिखाई देगा? देखें, विल हमारी पूरी है। एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। देखें, करने को ये काम जो है, अगर आपको याद हो पिछली जो एक गवर्नमेंट थी, जब बारिशें हुई थी, करने को जब वो आए थे तो उन्होंने नाले 2 हफ्ते में साफ कर दिए थे। तो अगर ये कौम खड़ी हो जाए तो करने पे हम ये काम कुछ हफ्तों में भी कर सकते हैं, मगर वक्त लगेगा थोड़ा। आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? जी, आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? देखें, जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर उसमें मैं खड़ा हो गया तो फिर से बेहतर मैं कचरे उठा लूँ। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज ऐसे वी नीड
द यूथ, पीपल लाइक यू हु आर एजुकेटेड, हु लिव अब्रॉड, जिन्होंने दुनिया देखी है और वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, अच्छी जिंदगी और अपने मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं। आप लोग को आना चाहिए। मेरे ख्याल से जब तक ऐसे नौजवान हमारी सियासत में नहीं आएंगे, हम ये मोरूसी सियासत का शिकार रहे। हम आ नहीं रहे हैं, हम आ चुके हैं। हम आ चुके हम बैठे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देखते हुए ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि यार क्या ऐसे ना मैं राब्ता करूं, ऐसे मेरे घर कब आप एक्सपेंड करेंगे, कब दूसरे इलाकों तक पहुंचेंगे, ये मुझे बताइए। डेफिनेटली एक फंडिंग एक फैक्टर है। कुछ इन्वेस्टर्स अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल तो आप फंडिंग के लिए जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। उसका ही एक मेन रीज़न है जहाँ पे हमने इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रखा है, ताकि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, स्पेशली हमारा जो डायस्पोरा है, जैसे मैं खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में से हूँ, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। डेफिनेटली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दे शुड कम फॉरवर्ड और दे शुड हेल्प अस, बिकॉज ऑफ कोर्स एक लिमिट तक एक इंडिविजुअल जा सकता है, फिर हम कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बट डेफिनेटली जैसे हमारी कोई सीट फंडिंग होती है या और फर्दर राउंड्स होते हैं तो वी विल एक्सपेंड इट। ऐसे कचरे से दुनिया बिजली बना रही है, बहुत कुछ बना रही है, रिसाइकिल करके ईंटें भी तैयार कर लेती है। हम उस लेवल पे कब आएंगे? हम उस लेवल पे तब आएंगे जब हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, कि हम ये सोचेंगे कि वाकई हमने इस मुल्क के लिए ही कुछ करना है या फिर अपने अपने फ़ायदे देखने हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, ये एक हमारे पूरे पाइपलाइन जो हमने अपनी डिज़ाइन की थी कि हम फर्स्ट इनिशियली प्लास्टिक से स्टार्ट करेंगे, देन पेपर, देन मेटल एंड ग्लास, और फिर बाद में फूड वेस्ट पे भी जाएंगे। फूड वेस्ट से सबसे ज़्यादा जो है ना बायोगैस से आपकी बिजली पैदा हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो यहाँ पे लीगल प्रोसेसेस हैं वो इतने सख्त हैं कि जो अलाउ भी नहीं करते हैं कि हम अपना कोई प्लांट इस तरह से लगा। रिश्वत देनी पड़ती है हसन भाई, और कुछ भी नहीं। वो हम नहीं देंगे। वो हम नहीं देंगे। पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, मैं यही कहूँगा आप रिश्वत ना दीजिएगा। सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, हम सबको लड़ना होगा। वर्दा बिल्कुल हमें लड़ना होगा। ऐसे मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को कोई आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आप जो अपील करना चाहते हैं one on one. First of all, thank you very much for giving me opportunity. लोगों से बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये काम हम खुद कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। हम ये करके देख चुके हैं, अभी तक ये मसाइल हल नहीं हुए हैं। अगर हमने खुद आगे बढ़ना है तो हमें ये खुद अपने हाथ में लेना होगा, नंबर एक। और हम कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हमारी वेबसाइट है myMintRewards.com, आप उस पर जाके साइन अप कर सकते हैं। मिंट रिवॉर्ड्स की ऐप एंड्रॉयड की अवेलेबल है, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करें, उस पर साइन अप करें and enjoy the rewards as well. Thank you so very much Ahsan, all the best. अल्लाह को कामयाब करे। यकीनन एक बहुत बड़ा वेंचर है, बहुत बड़ा सफ़र है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने अपने कंधों पे ली है। हर पाकिस्तानी को जिम्मेदारी का एहसास हो जाने कि ये हमारा मुल्क है। गुलामी के दिन हमने देखे नहीं है, वरना देखे होते ना तो आज हम ऐसे बड़ा हमारा मसला है कि जहाँ लिखा होगा ना कचरा फेंकना, हमारे से ज्यादा कचरा हम वहीं डालते हैं। खाली प्लॉट हमें मिल जाए हम वहीं कचरा डालते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है और अगर आप ये प्रोग्राम वर्दा की वजह से देख रहे हैं तो आप चैनल स्विच कर सकते हैं, वर्दा अगले घंटे में नहीं होंगी। ब्रेक लेते हैं, आप मुझे बर्दाश्त करेंगे अगले घंटे में। थैंक यू सो वेरी मच ऐसे फॉर कमिंग। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोले। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक वेदर वॉल है और अब हम आपको अपडेट करेंगे मौसम की सूरत हाल से। तो अगर मौसम की बात करें तो मौसम की बात की जाए तो आज सिंध में सुबह समेत कराची के कई इलाकों में हल्की बारिश से दिन का आगाज़ हुआ है। और अगर हम ग्राफ को देखें तो बलूचिस्तान से बादलों का एक नया सिस्टम कराची की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज शहर में शाम के औकात में हल्की बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं और 10 अगस्त से मानसून का चौथा स्पेल शहर को मुतासर करेगा। अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ देर कबल हल्की बारिश ने लोगों के चेहरों को खिला दिया है, जबकि पंजाब के कई शहरों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की जा रही है। सूबे KPK की अगर हम बात करें तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के कई बलाई इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को की जा रही है। अगर आप वॉल पे देखें तो आप देख सकते हैं कि कराची में बादल जो हैं वो 2 बजे तक आने के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान की जानिब से बादल कराची की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक ये बरसेंगे, यानी कि 5 बजे तक कराची में बारिश होने के इम्कानात हैं। और मौसम बारिश का हो या गर्मी का, ह्यूमिडिटी और डेंस एयर की वजह से हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। तो अपने आप को हर वक्त
हाइड्रेट रखिए ताकि आप गर्मी भगाएं और ठंड रख सकें। सो स्टे हाइड्रेटेड। वैसे कहते हैं कोपहमा बनना बड़ा मुश्किल है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने इस ग्लव में हाथ डाला। एक तो मुझे गर्मी बहुत लग रही है हाथ पे, ऊपर से इसको पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी उंगलियों का इस्तेमाल बहुत कम कर सकता हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इस हाथ से खत्म हो गई है। आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों पहना हुआ है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान है, लाड़काना का नाम है, और यकीनन मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ अपने सिंधी भाइयों को दुनिया भर में तरक्की कर रहे होते हैं। और एक बड़ा गर्म तरीन शहर है लाड़काना, और वहां से एक कोपहमा पैदा हुआ है जो बर्फीले पहाड़ों की चोटियां सर कर रहा है और यकीनन बड़े बड़े चैलेंजेस कर रहा है। इस वक्त 14 में से पाकिस्तान की 7 चोटियां वो सर कर चुके हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, एडवेंचर्स भी कर रहे हैं। वेलकम करूंगा मैं अपने शो में असद अली मेमन साहब को। मेमन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, लोग बड़े परेशान हो रहे होंगे, बोलेंगे यार लाड़काना जैसे गर्म शहर से पैदा हुआ, ऐसे गरम गरम ग्लव्स पहन के पहाड़ों में चढ़ रहा है। दुनिया की 7 चोटियों में से 4 चोटियां सर कर चुके हैं। असद अली मेमन हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पहले उनको शौक कैसे पड़ा, क्योंकि जो बंदा सिंध में पैदा होता है उसको एक तो बर्फ का पता नहीं होता और फिर बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। असद, व्हाट इंस्पायर्ड यू? कौन था जिसने आपको कहा कि यार असद ये काम तुम्हारे लिए आइडियल होगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिथ होती है, बताएं। पीपल से जो पहाड़ों पे पैदा हुए हैं, पहाड़ सिर्फ उनके लिए हैं। जो मैदानी एरियाज में, फ्लैटलैंड्स में, रेगिस्तानी या जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे पैदा हुए हैं, तो दे कैन नेवर 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 इन देयर लाइफ गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, जिसको मैंने प्रूव किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आई फॉलो सो मैनी पीपल इन एंड आउट ऑफ पाकिस्तान, राइट? वो ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम करते हैं कि लोग, इंसान देख के हैरान हो जाता है कि हाउ कैन यू इवन डू दिस थिंग, राइट? सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज लेवल, जब हम कॉलेज में थे, मैं था, आई यूज्ड टू सी ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, ये रिस्की एडवेंचरस स्पोर्ट्स, और मुझे वो बहुत मुतासिर करती थी। यानी जान खतरे में डालने का आपको मजा आता है? एग्जैक्टली ना, उस टाइम पे कुछ साल पहले, एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हुआ कैसा, लेकिन मेरी नज़रों से कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, लोग बर्फ़ों में जा रहे हैं, उनके पाँव नीचे दबे हुए हैं, वो मेहनत करके निकाल रहे हैं। मैंने कहा यार इसमें मज़ा हो ना हो, लेकिन एक दफ़ा मैंने ट्राई करना है। उसको ट्राई करने के लिए आई वेंट फ्रॉम लाड़काना ऑल द वे टू इस्लामाबाद जस्ट टू अटेंड अ वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में सिर्फ मुझे बताया गया कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने कहा नहीं, अभी मज़ा नहीं है, मुझे वो फिज़िकली अटेम्प्ट करना है और देखना है कि मेरी बॉडी और मुझे क्या वो है। फिर मैं गया शमशाल, एक हुंजा से एक छोटा सा गांव है शमशाल में, वहाँ लिटरली गया एंड आई सेड कि यार एक करते हैं ना, कोशिश करते हैं, नाकामी हुई तो खैर है, कर लिया तो कर लिया। तो यूड बी सरप्राइज कि मैं उससे पहले मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है। आई क्लाइम्ड 6000 मीटर पीक, उसको मिंगलिक सर कहते हैं। जब मैंने उसको क्लाइम किया विद इन अ सर्टेन टाइम, 8 दिन लगे थे, 9 दिन लगे थे, बगैर किसी तजुर्बे के ना, ऑल द वे देयर, तो मुझे एहसास हुआ यार ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। और दूसरी जो प्लस पॉइंट थी कि मैं लाड़काना का टेम्परेचर 40 है, पहाड़ों पे जो है वो एक्सट्रीम -40 -50 एग्जैक्टली, वो प्लस माइनस में आप खेल रहे होते हैं, बाकी टेम्परेचर वही होता है। सो यू कैन जस्ट आप इमेजिन करें कि कितना फर्क है। अगर मैं कोई और सिंधी आज तक टकरा जिसको आप जैसा शौक और इतनी चोटियां सर की हों? No. You're the only one. I'm the only one from this entire program. Wow, I think it's a proud moment for all us Sindhis out there. We've got a Sindhi Kopema in our country, in our blood. Exactly. ये बताओ मेमन साहब, चैलेंजेस क्या थे? अम्मी अब्बू ने क्या बोला, घर वालों ने क्या बोला? भाई कहाँ पहाड़ों पे चढ़ने जा रहा है, जहाँ दफ्तर पे जाके 2 रुपए कमा घर चला। What was their response? Exactly. ये it was nearly impossible to convince my parents. शुरू में obviously मदर फादर का एक लव होता है, वो आपको नहीं चाह रहे होते कि कोई एक सी, तो I had to lie, to be very honest. मैं शुरू में I had to lie कि मैं ये नहीं कर रहा, I'm just going, वो चीज़ें। लेकिन I had to convince my mother especially, और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि ये चीज़ें जो हैं वो एक सेफ्टी प्रिकॉशंस और वो एक दायरे में रहते हुए आप बहुत सी रिस्क को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ एक्चुअली अभी भी वो कंसर्न तो होते हैं, मैं जब भी जाऊँ तो दे एक्चुअली गेट इन टच विथ मी। अगर फ़ोन नहीं होते, नेटवर्क्स नहीं होते, तो दे ऑब्वियसली दे प्रे एंड एवरीथिंग। तो बट अभी एक I can actually say कि my parents are। उस वक्त तो मेमन साहब अम्मी अब्बू ने मना किया था, Sure. परेशान भी थे, Yeah.
आज उनका क्या रिस्पॉन्स है? proud. हाउ डू दे फील नाउ? दे आर प्राउड. सो माशाल्लाह. एक रिकग्निशन होती है ना कि व्हेन यू से कि आप इनके वालदा हैं एवरीथिंग. सो वो एक अच्छी चीज़ है. मुझे भी खुशी होती है कि इफ समबडी रिकॉग्नाइज माय मदर बाय माय नेम, राइट. सो एक वो होती है. दूसरा चैलेंज आपने खुद चैलेंजेस का कहा ना. आपने ये शुरू में पहना था जी. आपका हाथ काम खत्म, मेरी उंगलियां थी नहीं. आपकी ग्रिप नहीं है. बिल्कुल एफिशिएंसी मेरे हाथ की खत्म हो गई पूरी. मैं आपको सिर्फ ये पहन के लिटरली बताऊं, इसको आप मिटेंस बोलते हैं ना. मिटेंस. लोगों को नहीं पता, जो आप अवन के ग्लव्स होते हैं जी, उसको जी, जी. उसको डबल ट्रिपल या थिकनेस उसकी थोड़ी सी बढ़ा दें. अब ये आप पहनते तब हैं जब आप समिट पे जाएं, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन. जब वो बर्फ होती है बहुत ज्यादा होती है, तो आपके जो नॉर्मल जो हम यहाँ कराची में पहनते हैं बाइक ग्लव्स धूप से बचाने वो के नहीं लिए, चल सकते. वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते. वो आप 10 पहने ना, एक के ऊपर. कोई ऐसा वाकया सुना है पहाड़ की चोटी पे? आई वॉज इन रशिया. यही ग्लव का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ. 2019 की बात है. यूरोप के हाईएस्ट पीक सर करने गया था. बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के. जब आप 10-15 दिन एक पहाड़ पे गुजारे ना, तो फिर आपकी वो आपकी जिस्म आपको वो थक जाता है. फिर जब आप समिट देखते हैं, फिर आपके आंखों के सामने आपका सक्सेस हो, जिसके लिए आपने 15-20 दिन की मेहनत की है, एंड फिर फाइनली आप उस स्टेज पे पहुंच गए, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो. फिर आप वो बहुत सी जो सेफ्टी की चीज़ें हैं ना, वो आप मेरे साथ भी यही हुआ. मैं समिट पे पहुंचा, इतनी ख्वारी, इतनी मेहनत के बाद मेरे पास फ़ोन थी जिसको अनलॉक करना था थंबप्रिंट के साथ. ठीक है. वो थंबप्रिंट ग्लव पे काम नहीं करता. ठीक. उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं किया, एंड मैंने वो अपना ग्लव निकाला. इतना बड़ा ग्लव, समिट पे -20-25 की विंड्स चल रही हैं, जो फील -50 हो रहा है. मैंने अपना ग्लव निकाला. मुझे कुछ नहीं, मेरा होश, मेरा कॉन्शियसनेस कुछ नहीं काम कर रही, और मैंने अपना ग्लव निकाला तो मेरा एक एक बाल जो है विद इन मिली सेकेंड्स जो है ना वो वाइट हो गया. किसी और ने देखा, उसने कहा लीव दिस फोन और अपना जो हाथ है वो ग्लव में डालें. फ्रॉस्ट बाइट हो जाता विद इन सेकंड सर. और ये मुझे 3 सेकंड हुए ग्लव हाथ ज़ाया हो जाता. हाथ ज़ाया हो जाता. उसके बाद से जो है ना, मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया किसी भी क्लाइंब पे, एंड आई मेक श्योर कि मेरे जो ग्लव्स हैं वो इतने टाइट हों कि ऊपर जाने से लेके नीचे आने तक जो है ना वो मूव ना हो. सो ये एक ऐसा वाक़या है जिसने मुझे बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड तजुर्बा दिया है. आप बैचलर्स भी कर रहे हैं, बीबीए भी पढ़ रहे हो, ये भी कर रहे हो. कितना महंगा है ये स्पोर्ट, किस तरह अफोर्ड करते हो? और बहुत सारे यूथ इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार अगर असद अली मेमन कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ. बहुत सारे सिंधी भी ऐसे हो गए. दिस इज द रीजन सर. यही मिथ थी ना, इसको मैंने प्रूव किया. नाउ आई गिवन समबडी. एक रोल है मेरी शक्ल में या मेरे नाम में. अब कोई दादू का, कोई सक्कर का, कोई हैदराबाद का, कोई कराची का ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे इतनी गर्मी है मैं नहीं जा सकता. ये तो एक बिल्कुल एलिमिनेट हो गई ना. अब सवाल आता है कि कितना एक्सपेंसिव है, कितना नहीं है. सी एवरी स्पोर्ट हैज उसके प्लस एंड माइनस ना. क्रिकेट की किट आप लें, वो कितनी महंगी है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपने सिर्फ एक दफा किट लेनी है. अब ये ग्लव इतना महंगा भी नहीं है और क्वालिटी वाइज इतना अच्छा भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इससे अच्छे आते हैं, लेकिन इससे गुजारा हो सकता है. यू कैन सर्वाइव. अगर आपने ये ग्लव लिया तो विद इन 5 और 10 हज़ार की रेंज में आ सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ है ये 5 साल चलेगा. सो इफ़ यू डिवाइड 10,000 की कॉस्ट विद इन 5 ईयर्स, तो वो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं. आपने 5 क्लाइंब एक साल में, अगर आपने 1 क्लाइंब भी की, तो आप 5 साल में 5 क्लाइंब कर सकते हो. देन यू डिवाइड द कॉस्ट. सिर्फ जो पहली इनिशियल एक बंदा कहीं से भी हु इज इनटू माउंटेनियरिंग, एस्पायरिंग माउंटेनियर्स, एवरीथिंग, उसको ज़रूरी नहीं कि आप नई किट लो ना. मेरे पास अभी भी नई किट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई यूज रेंटेड आइटम्स, आई यूज थोड़े से यूज वाले. काम हो जाता है. आपका गोल तो यही है ना, यू हैव टू क्लाइंब अ माउंटेन बाय दिस और दैट वे, राइट. तो एक नया माउंटेनियर को कॉस्ट की फिक्र नहीं करनी चाहिए. इफ ही इज विलिंग, इफ ही इज एबल टू डू इट, ही जस्ट गिव इट अ गो. दरवाजे बहुत खुल जाते हैं. मेरे केस में भी यही है. मैंने यूरोप की हाईएस्ट सर की 2019 में, उसके बाद मैं साउथ अमेरिका गया, उसके बाद अफ्रीका की हाईएस्ट पीक सर की. आई बिकेम द फर्स्ट एशियन टू क्लाइंब इट विद इन अ डे. अब मैं नॉर्थ अमेरिका अलास्का से आ रहा हूँ. अलास्का में आई बिकेम द 3rd पाकिस्तानी टू क्लाइंब इट. अलास्का से लोग जाते ही नहीं है पाकिस्तान में. अलास्का एक ऐसा रीजन है कि वो बहुत समझे कि किसी दूसरी दुनिया में है. अलास्का इज़ वेरी एक्सट्रीम. वहाँ पे साल में सिर्फ 2 महीने हैं कि सनलाइट होती है अलास्का में. सो इमेजिन कि कितनी डिफिकल्टी होगी, कितनी होगी. लेकिन मैं वहाँ पे गया, आई जस्ट क्लाइंब्ड इट एंड आई जस्ट केम बैक. अभी मेरा प्लान है इंशाल्लाह फॉर एवरेस्ट, आई विल बी अमंग द टॉप 10 पाकिस्तानीज जिसने एवरेस्ट को सर किया हो. माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑफ सिंध कब बना रहे हैं आप? मेरी पिछले 2 सालों से जिदोजहद है. एंड
क्या मसला है इस जिद्दोजहद में? किसने आपको रोका है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द हर्डल्स? हमारी गवर्नमेंट मजाक उड़ाती है, अरे पागल हो गया, ये क्या पहाड़ चढ़ेगा, कहाँ तुम एसोसिएशन बना रहे हो माउंटेनियरिंग की, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है इन चीजों के लिए, जाओ क्रिकेट से जाके पैसे लो, सारे पैसे क्रिकेट के पास है। ऐसा ही है सवाल तो तब हो जब मैं आपसे पैसे मांगने आऊँ ना। मैं तो आपको पैसे भी नहीं मांग रहे, मैं तो पैसे भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे सिर्फ एफिलिएशन दे दें, रिकॉग्नाइज कर दें एंड लेट मी वर्क ऑन माई ओन। तो हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे आपने खुद किया ना कि उनके रवैये, उनके वो आपको बजाय इसके कि वो इनकरेज करें वो डीमोरलाइज कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल होप्स आर हाई एंड आई होप के विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेरी एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म सिंध में उन लोगों के लिए हो सके जो रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग और इस तरीके की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, और उनको बजाय इसके कि मेरी तरह इस्लामाबाद जाएँ, नोबडी, भले उनके पास रिसोर्स है तो वो जा नहीं सकते ना। जितनी ख्वारी मैंने बर्दाश्त की है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरे आने वाले लोग जो हैं Agreed. वो इसी पाथ को फॉलो करें, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि अभी तक सिंध में नहीं है सर। यू लुक एट पंजाब, यू लुक एट इस्लामाबाद, यू लुक एट so many other places in Pakistan, they have rock climbing walls। मैं यहाँ पे लोगों को कहता हूँ कि उनको पता ही नहीं रॉक क्लाइंबिंग वॉल होती क्या है जी। मैं यूनिवर्सिटीज़ को कहता हूँ कि यार यू हैव प्ले ग्राउंड्स, यू हैव फुटबॉल ग्राउंड्स, यू हैव एवरीथिंग, एक वॉल ग्राउंड, एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल लगा लें, इतना खर्चा भी नहीं है। उससे होगा ये कि हमारी यूथ में अवेयरनेस होगी कि क्लाइंबिंग, ओलंपिक में रॉक क्लाइंबिंग अभी शामिल हुई है, जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुई हैं, उससे पहले रॉक क्लाइंबिंग थी ही नहीं। अब देखें क्लाइंबिंग का स्कोप बाय द डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा मेरे पास वक्त की कमी है, नहीं तो शायद मैं आपसे बहुत ज्यादा मजीद कचेरी करता, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड आई होप आपको देखने के बाद और भी बहुत सारे हमारे सिंधी भाई सिंध से गर्म इलाकों से उठेंगे और बर्फीले पहाड़ों को सर करेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 का सफर करेंगे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारा टैलेंट है, कदर बहुत कम है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इस टैलेंट को ऊपर लेकर आएं, आपके सामने बिठाएं उनको और इंटरव्यू करें, ताकि आप जान सकें कि आखिर पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। एक और आपको हीरो पाकिस्तानी से मिलवाएंगे। 2016 में अपने करियर का उन्होंने आगाज किया। इस बच्ची का नाम उरूज किरण है, जो कि 100 मीटर रेस में कौमी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगले माह उरूज किरण टर्की जा रही हैं, जहां इस्लामिक गेम्स में वो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराएंगी। उनसे भी मुलाकात करते हैं। उरूज किरण हमारे साथ होंगी अब शो में। उरूज, इफ यू कैन हियर मी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए कि आपकी लाइफ का करियर कैसा रहा, आपने कैसे ये तमगा हासिल किया, किसने आपको सपोर्ट किया, प्रमोट किया और इंस्पायर किया? सर मुझे आपकी आवाज ठीक से मैं नहीं सुन पा रही हूँ। क्या अब आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है उरूज किरण? आवाज आ रही है उरूज आपको मेरी? जी जी आवाज आ ठीक रही हो है। गई? चलें, वेलकम कहते हैं आपको। ये बताइए आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, आपको सपोर्ट किसने किया, इस मेडल तक का सफर आपकी लाइफ का हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। सर इंस्पायरेशन तो मुझे मेरी फैमिली से मिली, मेरी कोलीग्स हैं उनको देख देख के मिली। मैं प्लेयर तो नहीं थी, मतलब बेसिकली बस शौक पैदा हुआ, पेरेंट्स को शौक था कि हमारे बच्चे भी कुछ करें, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। किस तो उम्र से regular भाग training रही हैं करते आप? हैं। सॉरी किस एज से भाग रही हैं? सर मुझे हो गया है कोई 7-8 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। वाह। और भागने में ऐसा क्या है जो किसी और खेल में नहीं किरण? इसमें ऐसा है ना कि ये इंडिविजुअल गेम है, इसमें आप जीतते हो तो सिर्फ आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। जो मेडल है सारा क्रेडिट आपको मिलता है, हमारी अपनी जात को। और अगर हम टीम में खेलते हैं तो इसमें तो सारा क्रेडिट पूरी टीम में आ जाता है कि तो टीम इवेंट है। किरण, टर्की की तैयारी कैसी है? टर्की में भी आप मेडल जीतने जा रही हैं, गोल्ड लाएंगी ना, उससे कम तो नहीं आ रहा ना मेडल? जी जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, मेरे कोचेस मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी फेडरेशन, मैं बहुत खुश हूं उनसे। कोई चैलेंजेस, कोई मुश्किलात किरण जो आप फेस कर रही हो? आपको पता है फीमेल्स के लिए तो काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन ब्रेव वुमेन फिर वही है ना, हमें ही देख के लोगों ने सीखना है। अगर हम भी इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन हमसे क्या सीखेगी?
वो बातें इसलिए की जाती है ना किरण के, ताकि उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए फॉर ऑल द चैलेंजेस दे विल फेस इन देयर करियर। तो इसीलिए हम ये हाईलाइट करते हैं ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर आए कि हम जिस मार्केट में जा रहे हैं, जिस मैदान में जा रहे हैं, वहाँ दूसरे खिलाड़ियों को ये चैलेंजेस होते हैं, तो हम भी उसकी तैयारी करके जाएं। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप माशाल्लाह से इन चैलेंजेस को फेस भी कर रही हैं, मुकाबला भी कर रही हैं, ओवरकम भी कर रही हैं। लेकिन ये बताइए कि टर्की के लिए जो कैंप चल रहा है, हमेशा से मैंने सुना है बहुत सारे खिलाड़ियों से कि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होता है, आपने क्या देखा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरिट पे ही सिलेक्शन करवा के जा रही हूँ। मैंने ट्रायल्स दिए 100 मीटर फ्लैट के और मैं उसमें जीती। तो बिल्कुल मुझे मेरिट पे लेके जाया जा रहा है। जितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो लोग मेरिट पे ही लेके जा रहे हैं। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम्स तो फिर आपको पता है लोग क्रिएट करते हैं, जो भी आपके ओपोनेंट्स होते हैं। राइट, मेरा सवाल आपसे इसलिए था कि हमारे साथ एक और रेसर भी थी, शफक हसनैन, वो भी शायद 100 या 200 मीटर्स की रेसर थी, और उन्होंने ये कहा था कि उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था सिलेक्शन के हवाले से। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स भी आ गए थे और दूसरे एथलेटिक एसोसिएशन भी आ गई थी। लेकिन मैं चलें इस बात में मजीद हम घुसते नहीं हैं। लेकिन आप आखिर में बहुत सारी लड़कियां इस वक्त आपको सुन रही हैं किरण, और वो सोच रही है कि अगर किरण अरूज भाग सकती है ऐसा, तो मैं भी भाग सकती हूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकती हूँ। उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल सर, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं अपनी सिटी में बेसिकली सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। मैं सियालकोट की एक वाहिद मतलब हिस्टोरिकल एथलीट कह सकते हैं, एक फर्स्ट एथलीट हूँ जो पाकिस्तान लेवल पे खेल रही हूँ और अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मेरी सिटी से मैं एक पहली एथलीट हूँ और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से मेरी सिटी का नाम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में इतना ज्यादा है, वहां से प्लेयर्स भी निकलें और वो अच्छा परफॉर्म करें, ताकि पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी सियालकोट का भी एक नाम हो। भाई सियालकोट का नाम सिर्फ स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स में नहीं है, सियालकोट अब हर चीज में आगे बढ़ गया है। चाहे सियालकोट की एयरलाइन हो, एयरपोर्ट हो, ये हो वो हो, सियालकोट की तकरीबन हर चीज ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को, जिन्होंने अपने शहर को बड़ा प्रमोट किया, अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आपका किरण, यू गेव अस योर प्रेशर, हमारे शो का हिस्सा बनी। चाहे वो किरण हो, चाहे वो मेमन साहब हो, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। दुआ सिर्फ ये है कि उस टैलेंट की कदर हो, उसे प्रमोट किया जाए। मिन हैसल कौम एज ए पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए कि हमारे कॉर्पोरेट जो CSR का पैसा यूज करते हैं, जो फंडिंग, जो स्पॉन्सर्स देते हैं, वो सिर्फ एक खेल को क्यों जाए, सारे एथलीट्स को जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए भी बोर्ड बनना चाहिए कि जितना भी कॉर्पोरेट फंड होता है स्पोर्ट्स के लिए, उसको इक्वली डिवाइड करके सही तरीके से यूज किया जाए। सिर्फ एक खेल को सपोर्ट करके ना हमने अपने दूसरे खिलाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस उम्मीद के साथ कि मजीद पैसा मिलेगा, इन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर्स और सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तानियों की तरफ से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में जो तूफानी बारिश हुई, हम जानते हैं कि कतर दोहा में भी जुलाई में तारीख में पहली बार बारिश हुई है, शारजा फुजैरा में भी सैलाब आ रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की जो हालात हैं उनके डायनामिक्स कुछ और हैं। तफसीलन डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अब बात करेंगे हम बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल हमने देखी है। हम जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त एक वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर साइकिल चेंज हो रही है, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जहां कभी बारिश नहीं हुई थी वहां बारिश हो रही है, इसलिए लोग कहते हैं 10 साल बाद कराची बर्फबारी। लेकिन बलूचिस्तान में जो इस वक्त इमरजेंसी इकदाम रिलीफ के किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नाकाफी बताए जा रहे हैं, क्योंकि इतने लोग फंसे हुए हैं। कितने लोग 1820 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। हैरत अंगेज बात थी कि अब तक इमदादी कार्रवाइयाँ सही तरीके से शुरुआत नहीं हो सकी हैं। मीना मजीद बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान की आवाज़ बनती हैं, वहाँ के मसाइल उजागर करती हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मेरी बहन कि आप ये काम कर रही हैं, TV पर आ रही हैं, उनकी नुमाइंदगी भी कर रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान तो वो सूबा है मीना जहाँ पर सोना है, कॉपर है, मादनियात हैं, माइंस हैं, सरदार नवाब, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जंगल लजबेला के बेच दिए जाते हैं शेखों को, इतना पैसा कमा लिया जाता है। नवाब और सरदार रईस होते जा रहे हैं, गरीब तर होता जा रहा है, और वहां के मसाइल कंप्लीटली इग्नोर कर दिए गए हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी मीना मजीद बलोच साहिबा क्या है, मुझे बताइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बहुत। और जैसे कि आपने कहा कि बलूचिस्तान में जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है। जैसे कि बलूचिस्तान के तमाम एक्टिविस्ट इन सारी चीज़ों को हाईलाइट, बलूचिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट पानी में डूबे हुए हैं और तकरीबन 4 दिनों से लोग अपनी मदद आप के तहत कोशिश कर रहे थे पानी से निकलने की, और
की तरफ से कोई हमें इमदाद मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से स्टार्ट के 2 दिनों में तो किसी की तरफ से इस तरह का कोई इमदादी मदद हमने नहीं देखा। और कल ही वज़ीर आला साहब दौरे पे गए थे और इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक हेली भेजा था और चंद फूड्स बैग रवाना कर दिया था कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रेस्क्यू करें। तो मेरे ख्याल से बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक अमीर बलूचिस्तान जिससे सोना चांदी गैस माइन मिनरल सब कुछ उगलता है, लेकिन जब वो सैलाब में होता है, किसी मुसीबत में होता है, तो उसके पास कोई वसाइल नहीं होते अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और दूसरा, हम अगर वफाक की तरफ देखते हैं तो तकरीबन ये जो सियासी सिलसिला शुरू हुआ है पंजाब में, तो अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म साहब तो उसी दुख में हैं, उसी सदमे में अभी तक उसी सदमे से नहीं निकले हैं। बलूचिस्तान डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को जरूरत है, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं। मीना, आपकी नजर में, मीना मेरी बहन, आपकी नजर में क्यों बलूचिस्तान तरक्की नहीं करता? क्यों बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता है? क्यों बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं होते हैं? क्या वजह है? देखिए, मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की उस हिसाब से नुमाइंदगी नहीं है वफाक में। जैसे कि मैं कल देख रही थी कि मुराद अली शाह सीएम सिंध हैं, वो अपने इलाके के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे वज़ीर आज़म साहब को, उनसे मदद ले रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान की सच कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर वो बलूचिस्तान की अपडेट्स आती है तो उनकी तर्जुमान जो है फुली मेकअप में बहुत ज्यादा तैयार होकर टेलीविजन पे आकर जो है वो किसकी नुमाइंदगी कर रही होती है, मुझे समझ में नहीं आता। आपको कैसा लगता है? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि अभी बलूचिस्तान डूब रहा है और हमारी स्पोक पर्सन गवर्नमेंट की जो है वो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं और वो कहती हैं कि मैं मीडिया को यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के ब्रीफिंग दूंगी बलूचिस्तान के हवाले से, और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ पता भी नहीं, ना उनके पास वो डेटा है, ना उनको पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो बड़ी दुख की बात है कि बलूचिस्तान में हमेशा हुकूमत खरीदी जाती है, हमेशा लोग पैसे के जोर पे आते हैं, अवामी ताकत से तो आते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग जो भी चीज़ खरीद के आते हैं तो उनकी मर्जी को किस तरह चलाएं और क्या काम करें। तो दुख की बात है कि बलूचिस्तान की फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। और इससे बड़ी दुख की बात यह है कि जो कौम परस्त जमातें हैं बलूचिस्तान की, आज अपोजिशन के साथ हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं। बलूचिस्तान में अपोजिशन नाम का मतलब कोई चीज़ नहीं है, वो लोग भी खामोश हैं। किसी भी एक शख्स ने बलूचिस्तान असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर बलूचिस्तान के बारे में क्यों अपोजिशन नहीं है? क्या आपको लगता है सियासतदान बिक जाते हैं, पैसे ले लेते हैं कि हम बलूचिस्तान को बेचने को तैयार है, बस आप हमारा मुंह भर दें और हम बलूचिस्तान के मसाइल नहीं उजागर करेंगे? ऐसा ही है? जाहिर सी बात है। देखिए, आप जब हुकूमत में नहीं होते तो आप एक छोटी सी इशू को लेकर आप रोडों पे आ जाते हैं और आप अपनी फंड्स को लेकर बलूचिस्तान असेंबली की पामाली करते हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान को आपकी ज़रूरत है तो आप खामोश है। तो जाहिर सी बात है, ये फंड्स की बात है, जाती मफादात की बात है। और मीना, एक बड़ी अजीब सी बात है मेरी बहन कि जितने भी बलोच सरदार नवाब हैं वो बलूचिस्तान में कम ही रहते हैं। या इस्लामाबाद में होंगे, या लाहौर में होंगे, या कराची में होंगे, या दुबई में होंगे, या लंदन में होंगे। तो दुख किसी बात का है ना, जो लोग ग्राउंड से होते हैं, जो अवाम के दरमियान होते हैं, उनको पता होता है कि अवाम की इशूज क्या है। ये तो होते नहीं है, सिर्फ ये फैंसी स्पीचेस होती हैं कि हम बलूचिस्तान की महरूमियों पर बोल रहे हैं, बलूचिस्तान की महरूमियों का दुख है, लेकिन रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ है। जो अवामी लोग होंगे, जो अवाम के बीच से आएंगे, उनको दुख होगा और उनको पता होगा कि अवाम की इशूज क्या है और हमने क्या तो मीना, कौन है जो बलूचिस्तान की एहसास महरूमी दूर करेगा? कैसे होगी, क्या होगा? क्योंकि ये तो हम पता नहीं बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी है, उनको डिप्राइव रखा गया है, सुई से 70 साल गैस ली गई, सुई कोई गैस ना दी गई। हम जानते हैं कि चमन बॉर्डर हो, तुरखम बॉर्डर हो, क्या होती है, कौन से स्मगलिंग के रूट्स हैं, किस तरह जो है पहाड़ काट काट के बाहर ले जाए जाते हैं, लेकिन फिर भी खामोश तमाशाई बना बैठा है हमारा सिस्टम। कौन उठाएगा इस सिस्टम को मीना मेरी बहन? देखिए, मैं समझती हूँ कि अभी जेन्युइन लीडर को जो है आगे आना चाहिए। जो जितनी भी हमारी ये जो मरूसी सियासतदान है जो समझते हैं कि ये हमारी जागीर है और आज़ादारी नहीं है, तो उसको ख़त्म करना होगा। बलूचिस्तान को जेन्युइन लीडर अवाम के बीच से लोगों को के आगे आना होगा, अवाम के लिए कुछ करना होगा, बलूचिस्तान के लिए कुछ करना होगा। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की ना सिर्फ वफाक में बल्कि अपने सूबे में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमें चाहिए कि ट्रू लीडर्स हों जो बलूचिस्तान की दिफा करें, बलूचिस्तान की हर उस पॉलिसी पे, हर उस स्ट्रेटजी पे वफाक से बलूचिस्तान के लिए फायदेमंद प्रोजेक्ट्स लाएं और बलूचिस्तान की सही नुमाइंदगी करें। मीना मजीद बलोच साहिबा, मुझे ये बता दें आखिर में कि सोशल मीडिया पर आप बहुत काम कर रही हैं, बहुत आवाज उठा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पर? कोई थ्रेट्स वगैरह तो आपको रिसीव नहीं हो रही कि आप ये बंद कर दें?
देखिए, मुझे तो किसी ने कहा कि आप जो हैं हुकूमती पार्टी से ताल्लुक रखती हैं तो आपको वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, निकाले शौक से, लेकिन मैं बोलूंगी, मैं बलूचिस्तान की आवाज़ बनूंगी। ज़मीर नाम की भी एक चीज़ होती है इंसान में, तो ज़मीर की आवाज़ में अपनी सुनूंगी, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान में कबायली। बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान की बेटी मीना बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वहाँ के लिए आवाज़ उठा रही थी, उनके हक के लिए। वहाँ पर इस वक्त पानी भरा हुआ है, खुजदार से लसबेला आपका इस वक्त पूरा डूबा हुआ है, पंजगोर से झलमकसी। रिलीफ वर्क वहाँ पर नहीं हो पा रहा। 4 दिन हो गए वो एक वक्त की रोटी के लिए तरसे हुए। NDM में, PDM में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, तमाम तर इदारे जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, जिनका स्टेक बलूचिस्तान में लगा हुआ है, खुदारा रहम खाइए, पाकिस्तान पे रहम खाइए। उम्मीद करता हूँ कि आज जुम्मे का मुबारक दिन है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए, क्योंकि हम में और हमारे रब में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वो दुरूद व सलाम है। शायद इस दुरूद व सलाम की सदके, इसकी बरकत से हमारे मुल्क के मसाइल हल हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।